हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है इन्वेजन मेटास्टेसिस कैस्केड। लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्यूमर के लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस की बात करी थी, जहाँ पे अपन ने रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस की बात करी थी। अपन ने कहा था 3 रूट्स हो सकते हैं, एक हिमेटोजिनस रूट होता है, एक लिम्फेटिक रूट होता है, तो इवन बॉडी कैविटीज और नेचुरल पैसेजेस से भी ट्यूमर का स्प्रेड हो सकता है। अब आज के लेक्चर में अपन ये समझेंगे कि कैसे एक मैलिग्नेंट ट्यूमर अपनी प्राइमरी साइट से एक डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन या टिश्यू तक जाता है और वहां पे जाने के बाद में सेकेंडरी ट्यूमर मासेस का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस प्राइमरी साइट से इस साइट पे जा कैसे रहा है वो अपन आज के लेक्चर में समझेंगे। और जिस हेडिंग में अपन उसे समझने वाले हैं वो है इन्वेजन मेटास्टेसिस कैस्केड। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, या अगर स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करके आनी ही है। अब देखिए, इसे कैस्केड क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेटास्टेसिस कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, नंबर 1। सेकंड, अपन बात कर रहे हैं, अपन सबको पता है कि जो ट्यूमर होता है, अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि जो ट्यूमर होता है उसके अंदर 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक तो पेरेन्काइमा वाला पार्ट होता है, तो एक स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है। जो एक्चुअल डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उसे पेरेन्काइमा कहा जाता है, और जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर ये सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं उसे अपन स्ट्रोमा कहते हैं। ये अपन प्रीवियस लेक्चर्स में ही देख चुके हैं। इसके अलावा अपन ये भी देख चुके हैं कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उन्हें टिश्यू ऑफ ओरिजिन के बिहाफ पे, यानी कि हिस्टोजेनेसिस के बिहाफ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक एपिथेलियल ओरिजिन के हो सकते हैं तो एक मीजनकाइमल ओरिजिन के हो सकते हैं। जो एपिथेलियल ओरिजिन के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उन्हें कार्सिनोमा कहा जाता है, तो वहीं जो मीजनकाइमल ओरिजिन के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उन्हें सार्कोमा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन लास्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं कि कार्सिनोमा जो होते हैं इनका कॉमनली मेटास्टेसिस लिम्फेटिक रूट से होता है, तो वहीं सार्कोमा का मेटास्टेसिस हिमेटोजीनस रूट से होता है। ये अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर में मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्यों सार्कोमा का स्प्रेड हिमेटोजीनस रूट से कॉमनली होता है, ये अपन समझेंगे। बट उससे पहले अपन पूरा का पूरा इन्वेजन मेटास्टेसिस कैस्केड समझते हैं। पूरा वो समझाने के बाद में मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि क्यों सार्कोमा का स्प्रेड कॉमनली हिमेटोजीनस रूट से होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं। ये एक रफ डायग्राम मैंने बता रखा है। इस रफ डायग्राम से अपन पूरा इन्वेजन मेटास्टेसिस कैस्केड समझेंगे। पूरा का पूरा एक डायग्राम में अपन समझेंगे और फिर अपन लास्ट में थ्योरी देखेंगे कि हाँ भाई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपने को आंसर कैसे लिख के आना है। चलिए इधर की तरफ देखिएगा आप। ये मैंने यहाँ पे क्या बता रखे हैं, एपिथेलियल सेल्स बता रखे हैं। यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो इस ट्यूमर के लिए पेरेन्काइमा वाला पार्ट है, हाँ कि ना? ठीक है, और इसके नीचे जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा वो पूरा का पूरा स्ट्रोमा वाला पार्ट होगा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या आएगा? स्ट्रोमा के अंदर एक तो कनेक्टिव टिश्यू आता है, इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स आएगा। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बता रखा है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। और फिर इधर की तरफ आप देखिए, ये ब्लड वेसल आ रखी है, जो रेड कलर से बना रखा है वो ब्लड वेसल है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन देखें नीचे की तरफ, इसी ब्लड वेसल की अपन कह रहे हैं कि क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी कि एंडोथेलियल सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके बाद यहाँ पे पेरिसाइट्स की सेल्स की एक लेयर है। क्या होता है समझेंगे। फिर वापस से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, और फिर टारगेट ऑर्गन है, यानी कि ये जो ट्यूमर है जो यहाँ बनेगा, इसे यहाँ से आप देखिए नीचे की तरफ जाता जाएगा और यहाँ तक आना है, इस टारगेट ऑर्गन तक इसे आना है। तो कैसे आएगा वो अपन समझते हैं। बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं, हर एक बैरियर को क्रॉस करके उसे जाना है, तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो एपिथेलियल सेल्स है वो एपिथेलियल सेल्स आपस में अटैच्ड है। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो आपस में अटैच्ड होती है एक मॉलिक्यूल की हेल्प से, जिसे अपन कहते हैं ई कैथरिन है। इसके अलावा अपन सबको ये भी पता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसे अपन कहते हैं बेसल पोलैरिटी। बेसल पोलैरिटी का मतलब होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होगी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग प्रेजेंट होगी, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग प्रेजेंट होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होती है इनके अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है इंटीग्रिन। ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रिन प्रेजेंट है ना। और इसके अलावा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है लेमिनिन। ये पर्पल कलर से आप देखिएगा, ये लेमिनिन बना रखे हैं। ठीक है, और ये जो इंटीग्रिन और जो लेमिनिन होते हैं वो आपस में एक जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस जंक्शन को कहा जाता है
हेमीडेस्मोसोम। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल सेल्स के बीच में कौन सा जंक्शन देखने को मिलेगा, तो आप जवाब देंगे हेमीडेस्मोसोम, जो कि इंटीग्रिन और लेमिनिन के बीच में बना हुआ होता है। क्या समझ आया? अब आगे बात करिए। अपने को पता है कि भाई ये क्या है, ट्यूमर सेल्स है। ट्यूमर सेल्स तो ऑब्वियस बात है डिवाइड करेगी, तो भाई ये ट्यूमर सेल्स अपन कह रहे हैं डिवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन इन्हीं ट्यूमर सेल्स के अंदर एक क्लोन ऐसा होगा, यानी कि ट्यूमर सेल्स के डिवीजन से बनी हुई सेल्स का एक मास ऐसा होगा जिसके अंदर म्यूटेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब म्यूटेशन होने के बाद में ये जो सेल्स होगी वो बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करने लगेगी, यानी कि अग्रेसिव क्लोनल प्रोलिफरेशन होगा, यानी कि जो क्लोन्स बने हैं उनका प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। और इस चीज को अपन कहेंगे इंट्रा ट्यूमरल हेट्रोजेनेसिटी, यानी कि ट्यूमर के अंदर ही हेट्रोजेनेसिटी देखने को मिल रही है, मतलब एक से ज्यादा तरीके की सेल्स देखने को मिल रही है कि भाई ये इतनी सेल्स तो नॉर्मल डिवाइड कर रही है, लेकिन ये जो मास ऑफ सेल्स है वो बहुत रैपिडली डिवाइड कर रही है, ठीक है भाई। अब ये हो गया। अब ये डिवीजन के साथ साथ में क्या होगा कि ये जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होगी इनके अंदर एपिथेलियल टू मीसेनकाइमल ट्रांजिशन होगा, और वो ट्रांजिशन कराने के लिए दो मेटास्टैटिक जीन प्रेजेंट होते हैं। एक तो स्नेल जीन होता है, तो एक ट्विस्ट जीन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेल और ट्विस्ट जीन क्या कराएंगे, एपिथेलियल से मीसेनकाइमल ट्रांजिशन कराएंगे, यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स है उन्हें मीसेनकाइमल सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो अभी अपन ने कहा कि भाई एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो आपस में अटैच्ड होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग प्रेजेंट होती है, यानी कि बेसल पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। अगर ये दो चीजें हट जाए तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि एपिथेलियल सेल्स का ट्रांजिशन हो जाएगा मीसेनकाइमल सेल्स के अंदर। तो ऑब्वियस बात है कि भाई ये एपिथेलियल सेल्स को अपने को डिटैच करना है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी डिटैच करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एपिथेलियल सेल्स किससे जुड़े हुए थे, ई कैथरीन से जुड़े हुए थे। तो ये जो स्नेल और ट्विस्ट जीन होते हैं इनकी वजह से ही ई कैथरीन जो होगा वो कम हो जाएगा। ई कैथरीन अगर कम हो जाएगा तो ये देखिए एपिथेलियल सेल्स जो है वो आपस में डिटैच हो गए, डिटैच हो गए। इसके अलावा अपन देखिए क्या होगा, इंटीग्रिन, इंटीग्रिन जो है इसका ऑल्ट्रेशन होगा। अपन ने कहा इंटीग्रिन जो होता है और साथ में लेमिनिन जो होता है वो आपस में मिलकर हेमीडेस्मोसोम बनाते हैं, और इसी की वजह से जो एपिथेलियल सेल होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग प्रेजेंट होती है। तो इंटीग्रिन का यहाँ पे ऑल्ट्रेशन होता है, मतलब क्या है, पहले वाले जो इंटीग्रिन्स है उनका लॉस होगा और नए इंटीग्रिन्स भी बनेंगे। कुल मिला के इंटीग्रिन का यहाँ पे ऑल्ट्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो बेसल पोलैरिटी थी एपिथेलियल सेल्स के अंदर उसका भी लॉस हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि एपिथेलियल सेल्स जो है वो रैंडम शेप एंड साइज के हो जाएंगे, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग अब वो नहीं रहेंगे और आपस में भी वो अटैच्ड नहीं रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, ये तो अपन ने समझ लिया, एपिथेलियल सेल्स आपस में भी अलग हो गए, बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी अलग हो गए। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अपने को पता है कि भाई ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो ब्लैक कलर से, एपिथेलियल सेल को तो भाई टारगेट ऑर्गन तक जाना है, ट्यूमर सेल को तो टारगेट ऑर्गन तक जाना है, तो इससे इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। इसे क्रॉस करने के लिए ये जो ट्यूमर सेल्स होती है वो एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज। वेरी इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर में दो वर्ड्स जो की वर्ड्स है जो आपको याद रखने ही रखने और बार बार ये आएंगे, एक तो है इंटीग्रिन्स, एक है मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज। ये दो नाम बार बार आएंगे। तो ये मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज क्या करेंगे, ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेंगे, ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेंगे। डिग्रेड करेंगे तो भाई ये जो ट्यूमर सेल्स है वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को फिर क्रॉस करने लगेगी, ठीक है भाई, क्रॉस कर तो दी, क्रॉस करके ये आ जाएगी स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर, और स्ट्रोमा के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो होती है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा में याद रखो कि ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो भी आपस में अटैच्ड होती है, और वो अटैच्ड होती है टाइप 7 कोलेजन की हेल्प से। ये एक्स्ट्रा एच पॉइंट है, अगर कभी कोई एमसीक्यू आ जाए या आपसे पूछ लिया जाए वाइवा वगैरह के अंदर तो याद रख सकते हो, ठीक है भाई। वापस से बैक टू द पॉइंट, अपन ने कहा कि भाई ये एपिथेलियल सेल्स जो है या जो ट्यूमर सेल्स है वो यहाँ तक तो आ गए, अब इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को क्रॉस करना है, तो यहाँ पे वापस से रोल आएगा इंटीग्रिन और मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज का। ध्यान से समझिएगा क्या होगा, ये जो अपन देखे कि ट्यूमर सेल है पहले तो भाई इससे अटैच होगी, अटैच होने के बाद में फिर वो रिलीज कर देगी एंजाइम, और फिर ये वाली लेयर का ब्रेक डाउन कर देगी, ब्रेक डाउन करके वो नेक्स्ट लेयर में चल जाएगी, जो है ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसकी नेक्स्ट लेयर में चली गई। नेक्स्ट लेयर में जाने के बाद में वापस से वो इंटीग्रिन रिलीज करेगी, इंटीग्रिन की हेल्प से अपन देखें तो वो इससे अटैच होगी, फिर वापस से मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज रिलीज करेगी और इसका भी ब्रेक डाउन कर देगी और इसको क्रॉस करके फिर नेक्स्ट लेयर में चल जाएगी। तो ये समझो, पहले अटैचमेंट कर रही है फिर इसका काट रही है,
यही चीज हो रही है बार बार। पहले इंटीग्रिन दिखाया, इंटीग्रिन की हेल्प से अपन देखे अटैचमेंट करा, फिर अपन देखे तो ये एंजाइम रिलीज करा, उसको काटा और फिर आगे बढ़ती गई। ऐसे करते करते ट्यूमर सेल जो है वो आती जाएगी और फाइनली ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाएगी। अब ब्लड वेसल तक पहुंच तो गई, अब ये अपन देखे तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स नहीं रहा, इसे ब्लड वेसल के अंदर एंटर करना है। वो कैसे करेगी? तो यहाँ पे एक फैक्टर का रोल आता है जिसे अपन कहते हैं ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर। क्या कहेंगे? ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स था उससे ब्लड वेसल के अंदर ट्यूमर सेल जो होगा वो जाएगा, इसको क्रॉस करते हुए जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर। और यहाँ पे जो ये एंडोथीलियल लेयर होती है ब्लड वेसल की, इस साइड में जो एंडोथीलियल लेयर होती है वो लीकी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ में आप देखो ये जो है ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, इसका ब्रेकडाउन चलेगा, इस तरीके के कई फैक्टर्स यहाँ पे रिलीज होंगे, तो इस वजह से ये जो साइड होती है एंडोथीलियल लेयर्स की वो लीकी होती है और ट्यूमर सेल्स जो होती है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से चल जाती है किसके अंदर? ब्लड वेसल के अंदर। और इस चीज को अपन कहते हैं इंट्रावेजेशन। क्या कहेंगे? इंट्रावेजेशन। इंट्रा मतलब अंदर और वेजेशन मतलब ब्लड वेसल के अंदर जाना। ठीक है भाई, चली गई। अब जाने के बाद में क्या होगा? ऑब्वियस बात है कि भाई ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड होगा। और अब इस सर्कुलेशन के अंदर कंडीशंस बहुत हार्श होंगे। ट्यूमर सेल को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे एडेप्टेशंस करने पड़ते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ज़्यादातर जो ट्यूमर सेल्स होती है ना उनकी डेथ हो जाती है सर्कुलेशन के अंदर ही। ज़्यादातर ट्यूमर सेल्स तो डिस्टेंट ऑर्गन तक पहुंचती ही नहीं है क्योंकि सर्कुलेशन में ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ गिनी चुनी सेल्स होती है जो कि भाई अडेप्टेशंस करेगी। अब अडेप्टेशन में क्या क्या हो सकता है कि ये जो ट्यूमर सेल है इस ट्यूमर सेल की सराउंडिंग में ये कोटिंग का फॉर्मेशन कर लेगी। इसके अलावा ये जो ट्यूमर सेल्स है वो प्लेटलेट्स के साथ में मिलके, किसके साथ में? प्लेटलेट्स के साथ में मिलके ट्यूमर एम्बोलाई का फॉर्मेशन करेगी। और फिर जैसे जैसे ब्लड फ्लो कर रहा होगा वैसे वैसे अपन देखें तो ब्लड के साथ में ये फ्लो करती चलेगी। ये जो ट्यूमर एम्बोलाई बनेगा वो फ्लो करता चलेगा। ठीक है भाई, बढ़िया है। फिर ये फाइनली ब्लड फ्लो करते 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 टारगेट ऑर्गन के करीब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टारगेट ऑर्गन के करीब आ जाएगा। अब भाई ट्यूमर सेल को पता है मुझे जहाँ पे जाना है वो जगह आ चुकी है, क्योंकि ट्यूमर सेल एक थ्योरी फॉलो करती है जिसे अपन कहते हैं सीड सॉइल थ्योरी। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई सीड वहीं ग्रो करेगी जहाँ सॉइल अच्छी होगी, वैसे ही ट्यूमर वहीं पे जाएगा जहाँ पे उसे ब्लड सप्लाई अच्छी मिलेगी, न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी, जहाँ पे ट्यूमर ग्रो कर पाएगा, जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होगी। ये अपन ने पहले ही बोला। तो वही चीज़ है, उससे पता चल जाएगा कि भाई ये टारगेट ऑर्गन आ गया है, मुझे यहीं पे जाना था। तो जब ऐसा होगा तो ये जो ट्यूमर सेल होगी वो सेलेक्टिन की हेल्प से, किसकी हेल्प से? सेलेक्टिन की हेल्प से इस साइड पे जो एंडोथीलियल की लेयर है, ये जो एंडोथीलियम सेल्स की लेयर है, इससे एक ट्रांजिएंट स्टिकिंग करेगी। ट्रांजिएंट का मतलब बिल्कुल अपन देखें तो मिनिमल स्टिकिंग यहाँ पे होगी। और फिर ऐसा करने के बाद में ये इस पे रोल करती रहेगी। क्या करती रहेगी? रोलिंग करती रहेगी। और जैसे ही उसको एक सुटेबल साइट दिखेगी, किसको? ट्यूमर सेल को। जैसे ही उसको एक सुटेबल साइट दिखेगी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये जो टारगेट ऑर्गन है वो रिलीज करता है कीमोकाइंस को। किसको रिलीज करेगा? कीमोकाइंस को। और ये जो ट्यूमर सेल होती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर। भाई टारगेट ऑर्गन ने कीमोकाइन रिलीज करे यानी कि सिग्नल दे दिया कि भाई मैं सही जगह, मतलब भाई तू सही जगह आया है। और ये कीमोकाइन रिसेप्टर ने इस कीमोकाइन को रिसीव कर लिया ताकि उसे पता चले हाँ भाई मैं सही जगह आया हूँ। और जैसे ही कीमोकाइन रिसीव होता है ये इंटीग्रिन जो होगा वो एक्टिवेट हो जाता है। और फिर से इंटीग्रिन अगर एक्टिवेट होगा तो ये ट्यूमर सेल जो है इधर की जो एंडोथीलियल सेल्स होगी इनके साथ टाइटली अटैच कर जाएगा। अब अटैच करने के बाद में वो इन एंडोथीलियल सेल्स को धक्का मुक्की करके इस साइड की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इसको क्रॉस करेगा। क्या करेगा? क्रॉस करेगा। और इस चीज को अपन कहेंगे एक्स्ट्राविजेशन। एक्स्ट्रा मतलब बाहर और विजेशन मतलब ब्लड वेसल के बाहर निकलना। जैसे अपन भीड़ के अंदर धक्का मुक्की करके निकलते हैं ना, वैसे ही ये ट्यूमर सेल जो कि वो इन एंडोथीलियल सेल्स में धक्का मुक्की करके बीच से निकल जाएगी। ठीक है भाई, अब निकल तो गई। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि एक्स्ट्राविजेशन जो होता है वो ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू द इंट्राविजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्राविजेशन में तो अपन ने कहा था कि जो एंडोथीलियल की लेयर है वो ऑलरेडी लीकी है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एंडोथीलियल की लेयर होगी वो बिल्कुल इंटेक्ट होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, जो यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स होगी वो टाइटली पैक्ड होगी। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट अब नीचे आ जाएगा कि भाई जैसे ही ये ट्यूमर सेल्स
इस एंडोथेलियल सेल के बाहर निकलेगी तो फिर यहाँ पे वापस से ये ब्लैक कलर से आप देखिए ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स थी या जो एंडोथेलियम थी उसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी कि इसके लिए भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। अब इसे इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना है, तो भाई ट्यूमर के पास तो एक ही चीज़ है, उसने कहा अच्छा मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी निकल जाऊँगा, तो फिर से वो इंटीग्रिन निकालेगी। इंटीग्रिन के हेल्प से ट्यूमर सेल इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगी, फिर वो मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेस को रिलीज करेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी ब्रेक डाउन करेगी और फिर वापस से आगे निकल जाएगी। अब आगे निकलेगी तो भाई साहब पेरिसाइट की लेयर दिखेगी। पेरिसाइट्स की जो लेयर होती है ये मतलब ओवरऑल अपन देखें तो सेल्स होती है जो कि ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, और ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने के लिए, एंडोथेलियम को सपोर्ट करने के लिए एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती है जिसे पेरिसाइट की लेयर कहा जाता है। और ये पेरिसाइट की लेयर आ गई तो भाई इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन भी क्रॉस कर लिया, अब इसको वापस से पेरिसाइट दिख गया। ट्यूमर सेल सोचेगी हैं मैं अगर इतना क्रॉस करके आ गई हूँ तो आगे भी निकल ही जाऊंगी, तो आगे फिर वो क्या करेगी भाई, ये पेरिसाइट्स के लेयर में धक्का मुक्की करेगी, ये धक्का मुक्की करेगी और फिर ये इसको भी साइड बाइड करके निकल जाएगी। अब निकल जाएगी तो भाई इस ऑर्गन की, अब ढंग से समझिएगा, ये जो टारगेट ऑर्गन है एक बार बड़े डायग्राम में देखिए आप, देखिए ये अपन ने कहा था कि ये ट्यूमर सेल्स है और ये ट्यूमर सेल के नीचे जो पार्ट है ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है, और ये इस ट्यूमर सेल के लिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, हाँ कि ना। तो वैसे ही ये जो टारगेट ऑर्गन है उसके लिए ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, हाँ कि ना। समझ आई चीज। तो भाई ट्यूमर सेल यहाँ तक तो आ गई, अब इसे वापस से क्या करना है, इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को ब्रेक करना है और जाना है। तो वापस से ट्यूमर सेल का वही काम, पहले इंटीग्रिन की हेल्प से वो अटैच करेगी, फिर वो मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेस को रिलीज करेगी और फिर वो एक एक करके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को क्रॉस करते हुए चलेगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे CD44 का भी रोल आता है। ऐसा क्यों भला? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंट ऑर्गन के जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होती है ना उसके अंदर हाई यूरोनिक एसिड आता है। इससे पहले वाला जो अपन ने एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पढ़ा था वहां पे CD44 का रोल नहीं था, क्यों? क्योंकि वहां पे हाई यूरोनिक एसिड है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हाई यूरोनिक एसिड होता है। इस हाई यूरोनिक एसिड से अटैचमेंट का काम CD44 कराता है और फिर वापस से फिर अपन देखें MMP रिलीज होता है और इसका ब्रेकडाउन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का, और ट्यूमर सेल जो होती है वो नेक्स्ट लेयर में चल जाती है। ठीक है, फिर वापस से इंटीग्रिन की हेल्प से ये क्या करेगी, इस नेक्स्ट लेयर से भी अटैच करेगी, फिर वापस से मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज रिलीज करेगी और नेक्स्ट लेयर में चल जाएगी। अगर कहीं पे हाई यूरोनिक एसिड आएगा तो वहां पे CD44 का रोल आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि CD44 का रोल सिर्फ टारगेट ऑर्गन वाली साइड का जो है ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होगा वहीं पे होगा, उससे पहले वाले एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हाई यूरोनिक एसिड यहीं पे प्रेजेंट है। ऐसे करते करते भाई ट्यूमर सेल जो है वो अपन देखे तो इधर की एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में स्प्रेड होती रहेगी। तो पहले तो अपन देखे क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोमेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। समझना ध्यान से, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये भी इसी ऑर्गन का ही पार्ट है। तो पहले तो माइक्रोमेटास्टेसिस अपने को इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। माइक्रोमेटास्टेसिस का मतलब है कि ट्यूमर सेल्स बहुत धीरे धीरे डिवाइड कर रही होगी, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रही है, कोई एंजियोजेनेसिस का यानी कि कोई नई ब्लड सप्लाई का फॉर्मेशन ये नहीं कर रही है, सिर्फ ये यहाँ पे धीरे धीरे डिवाइड कर रही है, जिसे अपन कहेंगे माइक्रोमेटास्टेसिस। फिर ये डॉर्मेंसी के स्टेज में चल जाती है। डॉर्मेंसी का मतलब है कि भाई एक इनएक्टिव स्टेट में चल जाती है। फिर अपन देखें तो ये कॉलोनाइजेशन करेगी। क्या करेगी? कॉलोनाइजेशन करेगी, यानी कि फिर ये जो डॉर्मेंट स्टेज में जो सेल्स थी वो रैपिडली डिवाइड करने लगेगी। क्या करने लगेगी? रैपिडली डिवाइड करने लगेगी। और इसके अलावा ट्यूमर एंजियोजेनेसिस का भी एस्टैब्लिशमेंट कर लेगी, यानी कि ब्लड सप्लाई का भी एस्टैब्लिशमेंट ये कर लेगी, जिससे अपन कहेंगे कॉलोनाइजेशन। यानी कि जो ट्यूमर अपन देखे बना था उसका मेटास्टेसिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स तक हो चुका है और इसे ही अपन मेटास्टेसिस कहते हैं। फिर अपन देखें कि ये ट्यूमर पहले तो इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को कैप्चर करेगा, फिर एक टाइम के बाद में वो इस ऑर्गन में भी एंटर कर जाएगा। इसे ही अपन कहते हैं मेटास्टेसिस। इसे ही अपन कहते हैं मेटास्टेसिस। आई होप आपको इस डायग्राम से पूरा समझ आया होगा। एक बार थ्योरी में मैं पूरा समराइज भी कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें अपन ने पढ़ी है। बट अभी अपन उस क्वेश्चन पे जाते हैं जो क्वेश्चन मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में पूछा था कि भाई सार्कोमा का स्प्रेड हेमेटोजेनस रूट से होता है, ऐसा क्यों? वहीं कार्सिनोमा का स्प्रेड लिम्फेटिक रूट से होता है। कार्सिनोमा का स्प्रेड तो अभी अपन ने ऊपर समझा, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं। सार्कोमा के अंदर मीजेनकाइमल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी मीजेनकाइमल सेल्स का ही रोल है। मीजेनकाइमल सेल्स का अगर रोल है
तो एपिथीलियल टू मीजेनकाइमल ट्रांजिशन वाला स्टेप एक तो नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे बेसल पोलैरिटी का कोई रोल नहीं है, बेसल पोलैरिटी का कोई रोल नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है। ये वाले जो स्टेप्स थे वो हट जाएंगे। मतलब क्या है कि ये जो अगर सार्कोमा अगर होगा तो सपोज ये अपन कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, तो भाई ट्यूमर तो सीधा यहीं प्रेजेंट होगा, सीधा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के ऊपर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होगा। और इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के इधर में अपन कह रहे हैं ब्लड वेसल है, यानी कि ये जो ट्यूमर है वो इस ब्लड वेसल के काफी पास प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द कार्सिनोमा, जहां पे अपन देखो ये एपिथेलियल ट्यूमर है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, फिर अपन कह रहे हैं ब्लड वेसल है। तो ये अपन देखे दूर है, इसलिए अपन देखे इसका स्प्रेड तो लिम्फेटिक रूट से होता है, लेकिन ये ब्लड वेसल के पास में है। सार्कोमा की जो सेल्स होती है, जो मीजेनकाइमल सेल्स होती है, वो ब्लड वेसल के पास में, इसलिए इनका स्प्रेड जो होता है वो हिमेटोजीनस रूट से होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन बाय करके क्वेश्चंस अगर आए तो उसमें ये चीज पूछी जा सकती है, आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, सेम ही चीज है। सबसे पहले अग्रेसिव क्लोनल प्रोलिफरेशन होता है, फिर ट्यूमर सेल लूजनिंग होती है, फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन होता है, लोकल इन्वेजन, इंट्राविजेशन, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल, एक्स्ट्राविजेशन, एंजियोजेनेसिस और माइक्रोमेटास्टेसिस एंड कोलोनाइजेशन। कुछ नहीं है, आप इधर की तरफ देखिएगा, पूरा का पूरा मैं आपको समराइज करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा भाई, कुछ मोनोक्लोनल ट्यूमर सेल्स के अंदर क्या होगा, म्यूटेशन होगा, जिसकी वजह से वो अग्रेसिवली प्रोलिफरेट करने लगेगी, जिसे अपन कहेंगे इंट्रा ट्यूमरल हेट्रोजेनेसिटी। फिर स्नेल और ट्विस्ट जीन का रोल आएगा, और ये जो स्नेल और ट्विस्ट जीन होंगे उसकी वजह से एपिथेलियल टू मीसेनकाइमल ट्रांजिशन होगा। इसके बाद अपन देखें कि भाई एपिथेलियल टू मीसेनकाइमल ट्रांजिशन होगा तो ट्यूमर सेल्स की लूजनिंग होगी, नंबर एक, क्योंकि ई कैथरीन जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, ये अपन ने ऑलरेडी बोला। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि बेसल पोलैरिटी का भी यहाँ पे लॉस होगा, बेसल पोलैरिटी का भी लॉस होगा, ये भी अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं। ठीक है, फिर अपन देखें कि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन कौन करेगा, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज जो एंजाइम होंगे वो यहाँ पे रिलीज होंगे, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन करेंगे, और फिर वो आगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। ये अपन बेसल पोलैरिटी का लॉस ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर अपन देखें कि भाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये, सपोज ये ट्यूमर, अपन देखें कि भाई इंटीग्रिन से क्या करेगा, इंटीग्रिन की हेल्प से पहले इससे अटैच करेगा, फिर है ना एमएमपी रिलीज करेगा, फिर इसका डिग्रेडेशन करेगा, ऐसे करके वो पूरी के पूरी ईसीएम को क्रॉस करेगा। फाइनली अपन देखें तो ये ब्लड वेसल्स तक पहुंचेगा, ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा, जिससे अपन क्या कहेंगे, इंट्राविजेशन कहेंगे। इंट्राविजेशन अपन देखें तो है ना ब्लड वेसल के अंदर एंटर करेगा, किसकी हेल्प से, ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर्स वगैरह की हेल्प से वो एंटर करेगा। फिर ये जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स होगी वो कुछ एडेप्टेशंस करेगी ताकि वो सर्कुलेशन के अंदर सर्वाइव कर पाए। एक तो अपन देखें कि अपनी कोटिंग कर लेगी अपने सराउंडिंग के अंदर, और एक एम्बोलाई का फॉर्मेशन करेगी। किसका, एम्बोलाई का, थ्रोम्बस नहीं बल्कि एम्बोलाई का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अपन देखिए कि भाई ये ब्लड वेसल थी, अब उसको इस ब्लड वेसल से बाहर निकलना है, यानी कि एक्स्ट्राविजेशन करना है। एक्स्ट्राविजेशन जो होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द इंट्राविजेशन। क्यों, क्योंकि ट्यूमर्स को यहाँ पे टाइटली बाउंड एंडोथीलियल सेल्स को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि एंडोथीलियम जो होती है वो इंटेक्ट होती है। इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, और सिंगल लेयर ऑफ पेरिसाइट्स को भी क्रॉस करना होता है, ये अपन ऑलरेडी बता चुके। और ये जो क्रॉसिंग होती है उसके अंदर कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कीमोकाइन और कीमोकाइन रिसेप्टर। कीमोकाइन जो टारगेट ऑर्गन है वो रिलीज कर रहा है, कीमोकाइन रिसेप्टर कीमोकाइंस को क्या करेगा, रिसीव करेगा, जिसकी वजह से इंटीग्रिन का वापस से अपन देखें तो एक्टिवेशन होता है। ठीक है जी। इसके अलावा अपन देखें तो CD44 एडेसन मॉलिक्यूल्स का भी रोल आता है। क्यों आता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर हाई यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसके अटैचमेंट में CD44 मॉलिक्यूल का रोल आता है, ये अपन ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर माइक्रोमेटास्टेसिस होता है, यानी कि अपन देखें ट्यूमर्स थोड़ा बहुत मास का फॉर्मेशन करेंगे लेकिन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे, कोई यहाँ पे एंजियोजेनेसिस वगैरह नहीं करेंगे। फिर डॉर्मेंसी की स्टेज आएगी, फिर कॉलोनाइजेशन होगा, यानी कि ये जो ट्यूमर मासेस है वो रैपिडली फिर से डिवाइड करने लगेंगे और अपनी सराउंडिंग के अंदर एंजियोजेनेसिस वगैरह का भी फॉर्मेशन कर देंगे, और इस हिसाब से ट्यूमर का पूरा स्प्रेड होता है। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थोड़ा सा टफ लेक्चर हो सकता है, नहीं समझ आया एक बार आप फिर से ये लेक्चर देखिए, आपको समझ आएगा। और ये सबसे आसान तरीके से मैंने बताया, एक डायग्राम के अंदर पूरा आपको बताया है। सो इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।